हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 64। वंश को मुरारी की नजरों से बचाकर गौरी मुरारी के साथ वहां से निकल गई। कुछ ही दूर पेट्रोल पंप था, जहां आकर गौरी ने स्कूटी में पेट्रोल भरवाया और फिर मुरारी के साथ चाय की टपरी पर चली आई, जहां कुछ देर पहले वंश और निशी ने चाय पी थी। गौरी ने मुरारी से बैठने को कहा और खुद चाय लेने चली गई। मुरारी वहां पड़ी बेंच पर आकर बैठा। उसने देखा रात के वक्त यहाँ चाय पीने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। मुरारी को वो जगह काफी अच्छी लगी। आसपास बैठे लोग, कुछ दोस्त झुंड बनाकर बैठे थे, तो कुछ प्रेमी जोड़े अलग खड़े चाय पी रहे थे। उन सबको देखकर मुरारी को अपने जवानी के दिन याद आ गए, जब वह शिवम भैया के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लिया करता था। बनारस में ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां मुरारी ने चाय न पी हो और पान न खाया हो। ये लीजिए अंकल, आपकी गर्मा गर्म चाय विद बटर नान। गौरी ने ट्रे मुरारी के सामने रखते हुए कहा, जिसमें 2 बड़े कांच के ग्लास रखे थे जिनमें चाय भरी थी। एक प्लेट थी जिसमें 2 बन रखे थे और एक छोटी प्लेट में बिस्किट। गौरी की आवाज से मुरारी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, गौरी, ये तो बहुत ही सही जगह है। मैंने कहा था ना, आपकी उदासी यूं चुटकी में गायब हो जाएगी। अब जरा ये चाय पीकर देखिए, असली स्वाद तो इसमें है। गौरी ने मुरारी के सामने बैठते हुए कहा। मुरारी मुस्कुराया और चाय का ग्लास उठाकर एक घूंट भरा। चाय वाकई में बहुत अच्छी थी। उसने गौरी की तरफ देखा और कहा, चाय भी गजब है। इस चाय ने तो बनारस की याद दिला दी। अरे, हमारा इंदौर बनारस से कम है क्या अंकल? गौरी ने थोड़ा जोश से बोला, तो आसपास बैठे लोग उसे देखने लगे। गौरी झेप गई और प्लेट में रखा बन उठाकर मुरारी की तरफ बढ़ाकर कहा, अरे ये लीजिए ना, साथ में बहुत अच्छा लगेगा। मुरारी ने एक हाथ में चाय का ग्लास पकड़ा और दूसरे में बन लेकर खाने लगा। गौरी मुरारी को अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा सुनाने लगी। मुरारी चाय पीते हुए सुन रहा था। गौरी की बातों से मुरारी अनु की नाराजगी को भूल गया और उसके साथ बैठकर हंसने मुस्कुराने लगा। गौरी के साथ बैठने से उसके होठों पर पुरानी वाली हंसी फिर से आ गई। गौरी के साथ बैठकर मुरारी अपनी उम्र भूल गया और उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगा। गौरी ने देखा मुरारी की वो पहले वाली मुस्कान लौट आई है। साथ ही मुरारी के ग्लास की चाय भी खत्म हो चुकी है। तो गौरी ने कहा, मेरे पास एक और किस्सा है और वो इससे भी ज्यादा मजेदार है। तो सुनाओ। मुरारी ने चाय का खाली ग्लास नीचे रखते हुए कहा, लेकिन उसके लिए एक गिलास चाय और लगेगी। गौरी ने मासूमियत से कहा, तो मंगवा लेते हैं, मुरारी ने कहा। गौरी ने सुना तो खुशी खुशी मुरारी को हाई फाई देने के लिए हाथ आगे करते हुए कहा, अरे यार, आप तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। दो ना। गौरी का हाथ देखकर मुरारी समझ नहीं पाया कि गौरी क्या कहना चाहती है। मुरारी को असमझ में देखकर गौरी ने कहा, अरे हाई फाई दीजिए ऐसे। ये हुई ना बात। वैसे जी किस लिए था? मुरारी ने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, मुझे आपकी बात अच्छी लगी और मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसलिए मैं चाय लेकर आती हूँ। गौरी ने उठते हुए कहा, तुम बैठो, हम लेकर आते हैं, मुरारी ने उठते हुए कहा। गौरी ने खुशी खुशी हामी में गर्दन हिला दी और बैठकर मुरारी का इंतजार करने लगी। मुरारी चाय वाले के पास आया और 2 स्पेशल चाय देने को कहा। बनारस का विधायक रह चुका मुरारी इंदौर की टपरी पर खड़े होकर चाय का इंतजार कर रहा था। ये लीजिए भैया। चाय वाले ने चाय के 2 ग्लास रखते हुए मुरारी से कहा। मुरारी ग्लास को उठा पाता इससे पहले एक लड़का वहां आया और चाय के दोनों ग्लास उठाते हुए कहा, चचा, आप दूसरी ले लो। लड़के ने मुरारी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और एक चाय उठाकर अपने बगल में खड़े दोस्त को पकड़ा दी और दूसरी खुद लेकर जैसे ही पीने को हुआ, चाय का ग्लास उसके होठों तक पहुंच ही नहीं पाया। लड़के ने पूरी जान लगा दी, लेकिन ना तो चाय उसके होठों तक पहुंच पाया, ना ही उसने चाय को छू सका।
और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुरारी ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। बगल में खड़े दोस्त ने देखा तो उसने चाय पिए बिना ही ग्लास को रखा और मुरारी के हाथ से अपने दोस्त का हाथ छुड़ाते हुए कहा, अबे छोड़। मुरारी ने उस लड़के को देखा जिसका हाथ उसने पकड़ रखा था और बहुत ही सहजता से कहा, का बाबू, बाप का माल समझी हो जो उठाए और चल दिए? अबे तू है कौन? दूसरे लड़के ने कहा, उम्र के हिसाब से तो तुम्हारे बाप हुए, और बात करे ओहदे की तो बेटा ऐसा है कि उस तक तो तुम्हारा असल बाप भी ना पहुंच पाएगा। कहते हुए मुरारी ने लड़के के हाथ से चाय का ग्लास लिया और घूंट भरकर चाय वाले से कहा, चाय बहुत बढ़िया है आपके यहाँ की। थैंक यू, लड़के ने कहा और अपने काम में लग गया। मुरारी ने दूसरा ग्लास गौरी के लिए उठाया और वहां से जिस लड़के का हाथ मुरारी ने पकड़ा था वह अपना हाथ सहलाते हुए जाते हुए मुरारी को गुस्से में देखता रहा और कहा, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, लड़कों को बुला। कहकर लड़का मुरारी के पीछे आया और उसकी पीठ पर धक्का दिया ताकि मुरारी गिर जाए, लेकिन मुरारी नहीं गिरा। वह लड़खड़ाया लेकिन संभल गया। हाँ, हाथ में पकड़े चाय के ग्लास नीचे गिर चुके थे। मुरारी पलटा तो पाया 2 लड़कों के साथ 2 लड़के और थे। मुरारी पलटा तो एक लड़के ने कहा, क्या अंकल, खुद को हीरो समझ रहे हो? अभी तुम्हारी दादागिरी निकालता हूँ। कहते हुए लड़के ने जैसे ही मुरारी को मारने के लिए हाथ उठाया, कहीं से आकर एक जोर से थप्पड़ लड़के को पड़ा और लड़का नीचे। अगले ही पल कोई मुरारी के बगल में खड़ा था और उसकी आवाज मुरारी के कानों में पड़ी, क्या बे, अकेले समझे हो? मुरारी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने बगल में देखा तो कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अभी जो झाड़ियों में प्रोग्राम चल रहा था वो तुम ही थे ना? मुरारी चाचा, ये वक्त रोमांटिक बातें करने का नहीं है, मारो इन्हें। कहते हुए वंश ने लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। मुरारी ने देखा तो लगे हाथ उसने भी हाथ साफ कर लिया। गर्मा गर्म चाय के साथ फाइट देखने का मौका भला कौन छोड़ता, इसलिए वहां बैठे सभी लोग वंश और लड़कों की फाइट देखने लगे। लड़कियां तो वंश पर फिदा ही हो गई। गौरी ने देखा काफी देर से मुरारी आया नहीं है तो वह उठी और खुद ही टपरी की तरफ चली आई। चाय का ऑर्डर देते हुए गौरी की नजर वंश पर पड़ी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने अपनी आंखें मसली और फिर से देखा, वो वंश ही था। ये वंश यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये तो लड़कों को बुरी तरह से मार रहा है। अरे वंश, क्या कर रहे हो? ये इंदौर है, तुम्हारा बनारस नहीं। पुलिस कंप्लेंट हुई तो बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मान को फोन करती हूँ, वही आकर वंश को रोक सकता है। बड़बड़ाते हुए गौरी ने मुन्ना को फोन लगाया और उसे सारी बातें बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वंश और उसके अलावा मुरारी भी वहां है। मुन्ना को लगा जैसे बनारस में एक बार देर रात वंश और गौरी घूमने निकले थे, वैसे यहाँ भी निकल गए होंगे। उसने गौरी से लोकेशन भेजने को कहा और वहां से निकल गया। ये सच था कि टेंशन के समय गौरी का दिमाग काम करना बंद कर देता था, इसलिए तो उसने ऐसी सिचुएशन में मुन्ना को फोन किया। मुन्ना को आने में वक्त लगेगा सोचकर गौरी वंश को रोकने उसकी तरफ आई और कहा, वंश, वंश क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से वंश। वंश ने गौरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टा बीच बचाव के चक्कर में गौरी को ही एक थप्पड़ लग गया जो सामने वाला लड़का वंश को मार रहा था। बस फिर क्या था, गौरी का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने वंश को साइड फेंका और लड़के को खींचकर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, पगला गए हो साले, मारने से पहले देख तो लो सामने कौन है। गौरी की आवाज सुनकर मुरारी ने उसकी तरफ देखा। मुरारी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसके होने वाली बहू किसी लड़के को इतनी बुरी तरह से गरिया रही है। लड़का गौरी को कोई नुकसान न पहुंचाए सोचकर मौरी उस तरफ आया। वंश ने एक लड़के को छोड़ा तो दूसरे से उलझ गया। बाल बिखर चुके थे, कपड़ों पर यहाँ वहां धूल लगी थी, लेकिन वंश को होश नहीं था। एक अच्छे घर का होकर भी वंश आवारा लड़कों जैसा लग रहा था। मुरारी गौरी और लड़के के पास आया और दोनों को दूर करके कहा, ए भैया, तनिक शर्म करो यार, लड़की है, अब का लड़की के साथ झगड़ा करोगे? हाँ तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाओ ना अंकल, ये यहाँ क्या हीरो बन रही है? लड़के ने गौरी को घूरते हुए कहा।
मुरारी ने गौरी के लिए एक गलत शब्द सुना तो खींच कर एक थप्पड़ लड़के को मारा और कहा, साले बिटिया है हमारी, एक और शब्द बोला ना तो इसके बारे में तो यही जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। थप्पड़ इतनी जोर का था कि लड़के का कान कुछ देर के लिए सुन्न हो गया, लेकिन गौरी मुरारी को देखने लगी। उसके कानों में बार बार मुरारी के कहे शब्द गूंज रहे थे। साले बिटिया है हमारी, एक और शब्द बोला ना इसके बारे में तो यही जिंदा गाड़ देंगे। गौरी की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने मुरारी को साइड हक करते हुए कहा, ओ पापा लव यू। मैं हमेशा चाहती थी कि पापा के जाने के बाद मेरे पास ऐसे पापा हो जो मुझे प्रोटेक्ट करे, सपोर्ट करे। ओ अब तो बहुत ग्रेट हो। मुरारी ने सुना तो खुश भी हुआ और हैरान भी। अब तक गौरी के मुंह से उसे अंकल सुनने को मिल रहा था और अब एकदम से गौरी ने उन्हें पापा कहा। काश इस वक्त मुन्ना यहाँ होता और गौरी के मुंह से मुरारी के लिए पापा सुनता तो उसके मन की उलझन कम हो जाती। अरे बिटिया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, बेकार लड़के हैं, खामखा पिट गए हमसे। ए वंश, चलो यहाँ से। मुरारी ने पहले सहजता से गौरी से कहा और फिर वंश को आवाज दी। हवे बस कर भाई, कौन है वो जिसके लिए तू हम सबको इतना मार रहा है? वंश के चंगुल में फंसे लड़के ने मरे हुए स्वर में कहा, वो लड़की भाभी है मेरी, और जिनके साथ तुम बदतमीजी किए हो ना वो चाचा हैं, और चाचा विधायक हैं हमारे। इंदौर में हो इसलिए छोड़ रहे हैं, बनारस में होते ना तो काट के गंगा जी में फेंक देते, किसी को लाश भी ना मिलती तुम्हारी। वंश ने लड़कों को घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, सॉरी भैया, पता नहीं था। लड़के ने कहा तो वंश ने उसे छोड़ दिया और वहां से चला गया। वंश निशी को बाइक के पास छोड़कर आया था और निशी भी बाइक पर बैठी अपना फोन चला रही थी। वंश मुरारी और गौरी की तरफ आया तो मुरारी ने कहा, इतना काहे मारा उन सबको? अब कोई मेरे चाचा और मेरी होने वाली भाभी के साथ बदतमीजी करेगा तो क्या मैं उसकी पूजा करूंगा? क्यों भाभी, सही किया ना मैंने? वंश ने गौरी के सामने इतराते हुए कहा, बिल्कुल देवर जी। अरे वो तो पापा ने मुझे रोक लिया, वरना एक दो को तो मैं भी मजा चखा देती। गौरी ने गुस्से से उबलते हुए कहा, बहुत सही, इससे बढ़िया विचार कोई हो तो वो भी बता दो गौरी शर्मा। एकदम से मुन्ना की आवाज गौरी के कानों में पड़ी और गौरी के साथ साथ मुरारी और वंश के कानों में भी पड़ी, तो तीनों के होंठों से मुस्कुराहट गायब। मुन्ना यहाँ कैसे? वंश ने धीमे स्वर में दांत पिसते हुए बगल में खड़ी गौरी से कहा, एक्चुअली मैंने ही उसे फोन करके यहाँ बुलाया था, मुझे लगा कहीं वो सब लड़के मिलकर तुम्हें पीट न दे। गौरी ने धीमे स्वर में कहा, ओह गौरी, तुम सच में पागल हो। उन लड़कों से तुम्हें निपट चुका, लेकिन अब मुन्ना, तुम सच में पागल हो। वंश ने गुस्से से धीमे स्वर में कहा। गौरी ने रुआंसा होकर मुंह बनाया और मुरारी की तरफ देखा तो मुरारी ने भी धीरे से कहा, थोड़ी सी तो हो। गौरी ने सुना तो खिंचते हुए जमीन पर अपने पैर पटके। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी ही भाग 64, और इस भाग में आगे क्या मजेदार होने वाला है ये जानने के लिए आप सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।